पात्रता अलग हो गई। अब आपकी, अब जैसे अभी भैया ने बताया, अब हम सब बैठे हुए हैं तो हम कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना हम मनन कर रहे हैं, कितना पठन। अब मान लीजिए किसने एक बार भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए, ऐसा हो ही सकता है, कोई किसी काम में व्यस्त रहे हो, अब वो जितनी चर्चा हो रही है वो कितना ग्रहण कर पाएंगे? बस। तो योग्यता पात्रता भिन्न भिन्न होती है ना। फिर हम कितना समझे हैं उतना ही जी पाते हैं, वो हमारी योग्यता है। ग्रहण कर पाना, अभिव्यक्त हो पाना, है ना। तो जितना समझते हैं फिर वो योग्यता भी अलग अलग होगी। तो योग्यता पात्रता भिन्न होती रहती है। योग्यता के अनुसार पात्रता, पात्रता के अनुसार योग्यता होते होते योग्यता पात्रता क्षमता एक हो जाती है जब अनुभव संपन्न हो जाते हैं और प्रमाणित हो गए तो सब कुछ एक हो गया, समान हो गए। फिर यही एग्जाम्पल है इसका। अगर मतलब योग्यता डिफरेंट, पात्रता डिफरेंट नजर आ गई, नहीं आई? समझने की, हाँ, मतलब जैसे कैसे सह अस्तित्व में थोड़ा डिस्कनेक्शन आ जाता है, वैसे ही पात्रता जहाँ बोलते हैं ना, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको क्या कंफ्यूजन होता है? जैसे हम उसको ब्रिंगिंग अप बोल रहे हैं, सब मानव रूप में सब एक हैं, क्षमता सबकी समान है, हाँ, पात्रता सबकी अलग अलग है। तो उसके तो लिए कौन कितना ग्रहण करेगा ये कैसे तय करते हैं आप? क्योंकि जीवन रूप में सब समान है, ठीक बात है, इसलिए समझने का अवसर सबके पास है। ठीक तो बात। क्षमता के रूप में सब सेम है, सब सेम है। पर पात्रता अलग अलग क्यों है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मतलब इसका कारण क्या है कि अलग अलग समझ पा रहे हैं। जैसे आप यहाँ आ गए हैं उसका आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही हाँ। जैसे मैं कुछ अलग समझ पा रही हूँ, जैसे आपने व्यंकटेश भैया का एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो पहली ही बार आया उसको इंटरेस्ट आया और वो समझना चालू कर दे। क्या तो वो अलग क्यों? ठीक बात है। कोई इसका जवाब सभा में कुछ दे पाएंगे? तो मैं वही पूछ रही हूँ कि वो संस्कार 1 प्लस वातावरण, तो उसी को पात्रता बोल रहे हैं ना। हमारी पहले की कोई समझ बनी हुई है ही, और उसी समझ में मतलब जैसे कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता तो है ही, तो हम हमारी योग्यता और पात्रता कहाँ पे लगाते हैं वो भी हमारे हाथ में। तो जहाँ अंकित भाई कुछ कहना चाहते हैं? पर अलग अलग क्यों है? उनका सवाल ये है कि अब अलग अलग क्यों है ना। पात्रता हम डिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अलग क्यों है। पात्रता अलग अलग होने का कारण सबकी मान्यता अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। नहीं, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा सोचा जाए। हाँ जी, ठीक बात है। कोई और? तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, पर दीदी का प्रश्न है कि अलग ही क्यों है। बढ़िया, ठीक है। कुछ राकेश ओझा भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? वही है राकेश भाई, कुछ ऐड करेंगे? देखिए, इसमें जब देखेंगे ना, जो हमारी शरीर यात्रा है ना, तो कितनी हम शरीर यात्राओं से गुजर कर आ रहे हैं, है ना, भिन्न भिन्न वातावरण। तो जो भी अध्ययन होता है, आगे का हमारी स्वीकृति या हमारी पात्रता बढ़ती है और जो योग्यता बढ़ती है, वो 3 के कॉम्बिनेशन में बढ़ती है, जो अभी आप कह रहे हैं। अध्ययन और वातावरण, इसलिए भिन्न भिन्न होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबकी यात्रा उस तरह से भी भिन्न रही है, तो इसमें कोई आगे पीछे का मतलब नहीं है, उतना ही है। लेकिन अभी ये भी है कि धरती पे अलग अलग वातावरण है।
जब हम कल संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की बात कर रहे थे, अगर वो सभी शिक्षा में आ जाएगा तो लगभग वो जो भेद है वो काफ़ी खत्म हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। हाँ, अभी आप में जो मान्यता है हो सकती है वो इस जन्म शरीर यात्रा की ना हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव वो इकट्ठा भी होती है, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई अध्ययन में एक समय लगता है काफ़ी सारी मान्यताओं को रिजोल्व होने में, ठीक बात। तो वो भी उन्होंने ठीक कह रहे हैं, वही मैं कहा कि शरीर यात्राओं, पिछली शरीर यात्राओं से जो संचित मान्यताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो ये भिन्नता है। जी, जी, ठीक बात है। पर उसके मूल में ये तीनों का ही डिफ्रेंशिएशन आएगा। संस्कार एक होते हुए वातावरण अलग है तो नहीं पात्रता बढ़ पाएगी, है ना। आज क्लास में भी देख, हाँ, नहीं समझ में आता। तो उसका कारण यही है कि पूरा, अब उसमें जाएंगे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए एक, है ना, अभी मैं कोई स्कूल को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर एक स्कूल है जिसमें अच्छे से फाउंडेशन नहीं बना है और वो हाई स्कूल में पहुंचा है और एक अच्छे स्कूल से पहुंचा है, तो पात्रता अलग हो गई। तो फिर से क्योंकि 60 बच्चों को पढ़ाना एक साथ, लेकिन कोई बच्चे कल्पनाशीलता नहीं रहती, ठीक बात। उस टाइम पे नहीं जोड़ सकते। तो यही हमारा भिन्नता है जो अभी की देखेंगे। अभी के समय में भी जैसे हम लोग 50-40 अध्ययन कर रहे हैं, तो किसका कितना पठन श्रवण, है ना, पीछे से अब आगे से कौन कितना समझेगा, एक शिविर किया हुआ, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है। किसी भी समय उससे आगे बढ़ने की जो पात्रता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। सारा उसमें समाया हुआ है, ठीक, सब उसमें समाया हुआ है। आगे का संस्कार मतलब आगे का अध्ययन, आगे की स्वीकृति, अभी के वर्तमान के संस्कार, वातावरण और अध्ययन का अवसर और अध्ययन करने की पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो हर एक में है ही। मिनिमम पात्रता भी अगर कहें कि बच्चा जन्म से न्याय का याचक, जिज्ञासु, मूल तो पात्रता है ही। हाँ, 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 ठीक बात है, ठीक है, सीक्वेंस। क्योंकि वर्तमान में भैया दो चीज और जुड़ जाती है, लाइक अनुकरण और अनुसरण दोनों जुड़ जाते हैं, तो वो भी आ ये गया सब प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, लाइक पर कॉम्बिनेशन में जो भिन्नता का आधार है वो अध्ययन, संस्कार या संस्कार, वातावरण और अध्ययन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई गति बढ़ती है। ठीक है जी, बढ़िया। आगे राकेश ओझा भाई, आगे का क्या, आगे कर लें। परिवेशीय सक्रियता ना, बहुत बढ़िया। देखे तो परिवेशीय सक्रियता को जैसे देखते हैं तो पदार्थ अवस्था में, है ना, जैसे हम परमाणु से बात करते हैं, अब मान लो, है ना, तो परमाणु में पहला जो परिवेश है, मतलब कि आउटर ऑर्बिट को मैं पहला अभी मान लो बोल रहा हूँ, और सबसे बाहर का परिवेश, है ना, तो पदार्थ अवस्था में बाहर का परिवेश ही, है ना, वो कहते हैं सक्रिय। ठीक है, तो इसको एक बार विकास क्रम में देखें कि धरती के इवोल्यूशन क्रम में एक बार देखा जाए चीज़ों को कैसे। तो पदार्थ अवस्था का जो भी क्रियाकलाप है उसमें बाहरी परिवेश सक्रिय है, ठीक है, और उसके आधार पे फिर रचनाएं दिखती है ना। फिर जैसे पदार्थ अवस्था के बाद प्राणावस्था, तो प्राणावस्था में क्या है, आउटर ऑर्बिट और उसके एक इनर ऑर्बिट, है ना, तो दो परिवेश सक्रिय है और उसके आधार पे परमाणु, अणु, है ना, अणु रचना है, तो उस आधार पे फिर जो हम कोशिकाएं दिखती है ना, इस तरह से आगे पूरा। तो प्राणावस्था में दो परिवेश सक्रिय होए ऐसा हम जांच भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो जड़ की बात हो गई। अब चैतन्य की बात जब कर रहे हैं तो उसमें तीसरे परिवेश के सक्रिय होने में, है ना, तो और तो जीवन परमाणु में जब हम कह रहे हैं कि
इस अर्थ में सक्रियता की बात आ रही है कि चैतन्य परमाणु का हो जाना और तीसरे परिवेश का सक्रिय हो जाना इनर से, है ना। तो इस अर्थ में परमाणु में विकास के साथ हम ये पूरी बात कर रहे हैं कि अब जड़ का जड़ ही है जो विकास को पाकर चैतन्य पद में संक्रमित होता है, ठीक है। अब ये जो चैतन्य है उसमें भी विकास जो है, चेतना विकास की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसको कहते हैं परिवेशीय सक्रियता, ठीक है। तो इस अर्थ में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जबकि हमारे पास सूचना है कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तो उसको हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है ना। और उसमें भी अब जो परिवेश सक्रिय नहीं है, जैसे अभी कहते हैं कि बुद्धि चुप है ना, तो वो भी एक परिवेश ही है ना, उसका सक्रिय हो जाना। तो इस अर्थ में आगे अध्ययन क्रम में, है ना, परिवेश सक्रिय होते होते फिर हम कहते हैं कि क्रिया पूर्णता हो जाना। तो सारी क्रिया, 10 क्रिया का चालू हो जाना, तो परिवेश सक्रियता के ही अर्थ में हम इसको देख सकते हैं। ऐसा मैं मोटा मोटा समझाऊँ, ठीक है भैया। और कुछ स्पष्टता भैया? हाँ, जैसे भैया ने बताया ना कि चौथा, तीसरा और दूसरा परिवेश सक्रिय होना, तो इसको हम कैसे देख पाते हैं इसको कि जड़ परमाणु में चौथा ही सक्रिय है और तीसरा नहीं है, इसको हम कैसे जांचेंगे उसको? तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे जड़ या पदार्थ अवस्था जो है, पदार्थ अवस्था में सिर्फ चौथा परिवेश सक्रिय रहता है, उसको कैसे जांचेंगे? तो उसमें सिर्फ ग्रहण और विसर्जन का ही काम होता है। अंशों को वो ग्रहण करते हैं या अंशों को वो विसर्जन करते हैं, इतना ही काम खाली उसमें होता है पदार्थ अवस्था में। इसलिए उसको कहा कि उसका सिर्फ जो आउटर जो है वो खाली सक्रिय है, चौथा परिवेश ही उसमें सक्रिय है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसलिए बाहरी परिवेश भी कहा उसको, बाहरी परिवेश है ना, आखिरी अंतिम परिवेश, जो भी अंतिम परिवेश होगा, हाँ अंतिम परिवेश। तो देखिए इसमें जो भाषा देखेंगे, जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ का है, फिर तो जीवन के संदर्भ में फिर चतुर्थ, जीवन के क्रम में, हाँ। तो इसलिए उसको अंतिम और उसके पहले का ऐसा अपन उसको परिवेश को बोलेंगे, क्योंकि जीवन परमाणु में वो 4 परिवेशों की बात है, इसलिए उस अर्थ में चौथा, तीसरा, दूसरा को वैसे समझेंगे ना। तो अंतिम परिवेश ही सक्रिय, मतलब वहाँ पे खाली ग्रहण और विसर्जन का काम ही खाली हो रहा है उसमें, पदार्थ अवस्था में। अब प्राण अवस्था में उसके अलावा और क्या काम होता है जिससे तीसरा परिवेश सक्रिय है, ये दिखता है, हम पहचान पाते हैं। हाँ, पुष्टि होता है। वो क्यों होता है? वो कोशिकाओं का बनना होता है, उसमें क्या ऐसा होता है कि वो कोशिकाओं का बनना और पुष्टि उसमें होना चालू हो जाता है? हाँ, मतलब उसमें ये है कि उसके पहले का जो कोश है उसमें चयन की क्रिया चालू हो जाती है। अब वो मिट्टी में से अपनी पुष्टि के लिए क्या उसको जरूरी आवश्यकता है, आवश्यक चीज है, उसको चयन कर लेता है। वो एक ही मिट्टी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है, अपने आवश्यक चीज़ों को उस मिट्टी में से वो चयन कर लेती है। इसलिए उसको कहा कि उसका भी जो उस तीसरा परिवेश है वो सक्रिय हो जाता है उसका। तो ये जड़ में ये दोनों परिवेश होते हैं, अंतिम परिवेश, बाह्य परिवेश और उसके पहले का परिवेश, ये दोनों परिवेश जड़ में सक्रिय हो जाते हैं। अब द्वितीय परिवेश, अब आते हैं हम उसमें कि अब जैसे जीव चेतना है, मतलब जीव अवस्था है और ज्ञान अवस्था है। तो जीव अवस्था में क्या होता है या जीव चेतना में क्या होता है? अब अगर मानव के संदर्भ में देखते हैं तो अब उसमें क्या होता है? उसमें जो 4.5 क्रियाएं बोलते हैं ना, यानी कि अंतिम क्या हुआ? मन, उसके पहले का वृत्ति, फिर क्या हुआ? चित्त। तो 2 हिस्से करेंगे जब जीव चेतना और मानव चेतना। तो जीव चेतना में सिर्फ 3 परिवेश उसके सक्रिय रहते हैं, चित्रण तक उतना ही वो सक्रिय होता है। अब वो क्या करता है कि जैसे जीव जीते हैं वैसा वो जीना चालू कर देता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, विषयों के साथ में, संवेदनाओं के साथ में वो जीना शुरू कर देता है। उस अर्थ में वो उसका 3 परिवेश सक्रिय हो गए। जैसे जैसे अध्ययन होता है, जागृति क्रम में आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, इसका मतलब है अब उसका
जो द्वितीय परिवेश है या मतलब प्रथम परिवेश है वो सक्रिय हो गया उसका। जैसे जैसे जागृति क्रम में अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं, साक्षात्कार बुद्धि तक का उसका सक्रिय हो गया, मन वृत्ति चित्त और बुद्धि तक का उसका सक्रिय हो जाता है। बुद्धि में होता है बोध साक्षात्कार के बाद में, तो वो उसका सक्रिय हो जाता है। और फिर आत्मा मध्यस्थ होती है, वो होने के बाद में आत्मा में अनुभव होता है। तो इस तरीके से चारों परिवेशों की सक्रियता को हम उसको जांच सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ, साक्षात्कार कहाँ पे होता है? ये तीसरे यहाँ पे चित्त में साक्षात्कार होता है। तो वहाँ पे कौन सा परिवेश सक्रिय होता है? द्वितीय परिवेश। हाँ, मतलब अगर आत्मा को मध्यस्थ देखेंगे, आत्मा फिर बुद्धि ऐसे अगर देखेंगे तो उसका द्वितीय परिवेश। प्रथम परिवेश तो बुद्धि वाला हो गया। आप परिवेश को कहाँ से देख रहे हैं वो निश्चित करना होगा, मध्यस्थ से जा रहे हैं या बाहर या मन से जा रहे हैं, है ना? तो कहीं से भी उसको देख सकते तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि है ना, प्रथम कौन सा द्वितीय कौन सा। सर ये जो आप परमाणु के लेवल पे बात कर रहे हैं, जैसे आपने पहले पदार्थ अवस्था कहा और दूसरी बार प्राण अवस्था कहा, तो पदार्थ अवस्था तक तो ठीक है, मगर उसके आगे जो भी लगता है मुझे सब काल्पनिक लगता है, क्योंकि इसमें कहीं कुछ ऐसा प्रूवन भी नहीं है। जितने भी प्राण अवस्था की जो इकाइयाँ हैं वो सब भी देखेंगे तो पदार्थ अवस्था से ही बनी है। जो परमाणु की बात करें वही परमाणु है जो संगठित हो गए हैं और प्राण अवस्था है। भले ही उनमें कोई डिफरेंस है, श्वसन प्रशोषण हो या जो भी पुष्टि की क्रिया कह रहे हैं आप, वो सब है, डेफिनेटली उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस तो है ही। मगर जब हम परमाणु के स्तर पे बात कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता। वही परमाणु जो तत्व में है वही प्राणावस्था में भी है, और उनमें भी वही परिवेश सक्रिय है जो तत्व जो मतलब तत्व अवस्था में जो परमाणु सक्रिय जो परिवेश सक्रिय है वही इसमें भी है, प्राणावस्था में भी है। ऐसा कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलता है। जो भी हमने अभी तक साइंटिफिक स्टडीज़ की हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि उसमें तीसरा परिवेश और उसके आगे यदि कोई अवस्था आ गई तो उसमें चौथा परिवेश। जब हम गठनपूर्ण परमाणु की बात कर रहे हैं तो भी ऐसा कोई कुछ प्रूवन नहीं है। यदि आप ह्यूमंस को भी देखें, जिसको हम ज्ञान अवस्था की इकाई मान ले रहे हैं, उसमें भी यदि आप बेसिक लेवल पर देखेंगे तो परमाणु तो वही है जो किसी तत्व में है, वही है जो प्राणावस्था में है। भले ही उसमें एबिलिटीज़ अलग हो गई हैं, वो हम उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं जब हम साइंस पढ़ते हैं तो, मगर बाकी सब चीज़ें जो ये परिवेशीय सक्रियता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट लेवल सक्रिय हो जा रहा है, नेक्स्ट लेवल सक्रिय हो जा रहा है, ऐसा तो प्रूवन ही नहीं है और ऐसा प्रूव भी नहीं होता कहीं पे भी। तो आप कैसे इसको कहते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट लेवल सक्रिय हो रहा है? क्योंकि परमाणु का स्ट्रक्चर तो वही है और जो हमने साइंस में प्रूव किया है, और आप जो भी कह रहे हैं वो भी वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मगर सक्रियता में आप कैसे उसको प्रूव करेंगे? क्योंकि वही परमाणु सभी जगह पाया जा रहा है। ठीक बात है। तो अभी अपन इसको जड़ से लेते हैं, है ना? जड़ मतलब पदार्थ अवस्था का जो परमाणु है उसी से ही लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो परमाणु की अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार के परमाणु हैं, है ना? 108, 10, 20 जो भी है ना, वो सब किससे बने हुए हैं? सारे परमाणु किससे बने हुए हैं? अंशों से ही बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद भी 108 हम परमाणु बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं 108 प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के क्यों नहीं बोल रहे हैं? 108 कैसे हो गए जबकि सब उसी अंश से बने हुए हैं? फिर हम क्यों बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये ऑक्सीजन है? हम क्यों अलग अलग बोल रहे हैं उसको? और वो सब का आचरण भी अलग अलग दिखता है। अंशों की संख्या अलग अलग है और उसके अलावा स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। एक फर्स्ट ऑर्बिट में कितने अंश हैं हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। जितना भी थोड़ा मोड़ा समझा हूँ इसमें दर्शन में आके समझा हूँ, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ, बाकी तो भैया बताएंगे। तो हो सकता है कि 40 अंशों के परमाणु 2-3 हो अलग अलग, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा, है ना? स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा, उसके कारण वो आचरण अलग अलग अपना व्यक्त करते होंगे। तो वो वही है, अंश तो वही है सब में,
लेकिन उनकी संख्या और उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनका आचरण बदलता है। नहीं नहीं, अंश एक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है सब में। ठीक है, नहीं हाँ, निकालेंगे तो होगी ना, निकालेंगे तो होगी, वही बात इसमें हो रही है। क्योंकि हम अगर गठनपूर्ण परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसके अंश कितने हैं, 61 अंश हैं, और उनका एक स्ट्रक्चर है। उस संख्या वाले अंश का परमाणु और उस स्ट्रक्चर वाले अंश का परमाणु जितना भी होगा, सबका स्वभाव धर्म एक ही होगा, उसमें फर्क नहीं होगा। जैसे 2 अंश वाले जितने भी परमाणु होंगे वो सब हाइड्रोजन ही होंगे और उन सब का आचरण एक ही होगा। जब संख्या बदलेगी और उनका स्ट्रक्चर बदलेगा तो उनके आचरण में फर्क आएगा ही आएगा, उतनी बात है इसमें। नहीं, ठीक बात है अनिल भाई, थोड़ा ये बताएं, है ना, थोड़ा सा इसको जांच लेते हैं। हालांकि पूरी बात प्रस्ताव के रूप में है और हमको जांचना ही है, शोध करना है ना। और जो बातें लिखी गई हैं, कुछ बातें अनुभव में भी आनी है, क्लियर होनी है। तो सब कुछ परमाणु, सेल भी किससे बना हुआ है, उसमें श्वसन कैसे शुरू हो जाता है? एक ही मिनट, जो बात करें अब ये थोड़ी भाषा की बात हो गई। आपने संगठित बोल दिया है ना, संगठित होकर एक तरह की क्रिया करने लग गए, है ना। वही तरह के परमाणु इसमें होंगे, यहाँ श्वसन प्रश्वसन नहीं है। इसी में ही जो परमाणु इन्वॉल्व हैं वही परमाणु एक अलग तरह से संगठित होते हैं और क्या करने लग जाते हैं, श्वसन प्रश्वसन और एक चयन, है ना। इसको सक्रिय कह रहे हैं हम, भाषा संगठन की कह रहे हैं या सक्रियता की कह रहे हैं। अब अनुभव मूलक विधि से ऐसा देखने में आया है कि जैसे एक आयरन का एटम है, मॉलिक्यूल है, और वो आयरन की किसी, है ना, स्लैब में है, और पालक में भी आयरन है, कुछ फर्क होगा उसके एटम में और उसके एटम में? देख लीजिए वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, अगर उसको खाएंगे वो शरीर में जाएगा या पालक वाला खाएंगे तो जाएगा? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर आयरन एज आयरन आप शरीर में जाते हैं, कोशिका की बात करें ना, कोशिका में क्या फर्क हो गया? अगर एटम एक ही जैसा है तो आयरन खाने से कोशिका को, उसको अवशेष आयरन की कमी पूरी हो जानी चाहिए, नहीं होती है। पालक खाने से हो जाती है। ठीक बात है, तो इसको जांच लिया जाए। देखो प्रस्ताव क्या है कि अब यहाँ मॉडल क्या दिया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि जब वही परमाणु एक कोशिका में जब भागीदारी करता है ना, तो उसका जो अंतिम से द्वितीय प्रवेश है वो सक्रिय हो जाता है, तो कर पाता है, ऐसा प्रस्ताव दिया जा रहा है। अब इसका प्रूफ क्या होगा ये हम सबको जांचना है, यही आगे हमारे लिए शोध का काम है। अनुसंधान में ऐसा बताया गया है कि हम इसको कुछ प्रूफ दे पाएँ, अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो इसको कर पाएंगे। अभी ऐसा प्रूफ नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, पर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई श्वसन कैसे शुरू हो गया, पालक के आयरन के मॉलिक्यूल में या एटम में क्या फर्क है और एक आयरन स्लैब में क्या फर्क है, श्वसन किस विधि से शुरू हो गया है। माइक ले लीजिए। साइंस ये मानता है जब हम प्राण अवस्था, वहाँ से हम लोग लाइफ जब कहना शुरू करते हैं, तो इसलिए हम लोग जब ये बात कहते हैं कि उसमें श्वसन प्रश्वसन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो पदार्थ अवस्था से कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिससे वो ये काम करने लगा, प्राण अवस्था जिसको तो साइंस इसी को लाइफ कहता है, क्योंकि वो अनएक्सप्लेन्ड है कि ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी कुछ क्रियाएं करने लगा जो पदार्थ अवस्था नहीं कर पा रहा है। मगर हमारे अध्ययन में हम ये अध्ययन देख रहे हैं, इसमें हम लोग लाइफ यहाँ तक समझ ही नहीं रहे हैं, हम लाइफ को बहुत आगे से ले रहे हैं, जीवन का आ जाना। तो हमने क्या कहा, यही डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे बहुत। तो इसीलिए हमने कहा पुरानी मान्यताओं को जांचना है। भाई विज्ञान में हम अभी हमारी क्या मान्यता है कि जो अभी वैज्ञानिक विधि से, जो विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही है, ये मान्यता के साथ ही बात कर रहे हैं ना आप? नहीं अनिल भाई?
ये कंफ्यूजन क्लियर करने की बात कर रहा हाँ, हूँ कि जैसे तो अभी आपने भी कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, और यदि हम सक्रियता की बात नहीं करते उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास कुछ अभी, ये एक प्रस्ताव है, ठीक है, प्रस्ताव है, तो मगर अभी हम इस प्रस्ताव के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम यहाँ से जीवन भी नहीं मान रहे। मगर साइंस क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो देख रहा है एटम तो वही है और उसकी रिएक्टिविटी जो परिवेशीय सक्रियता कहते हैं वो भी वही है, मगर इसमें कुछ ऐसा हो जा रहा है जो अलग है, पदार्थ अवस्था से अलग हो जा रहा है ये, तो इसलिए लाइफ वो लोग यहाँ से काउंट करने लगते कि भाई यहाँ से लाइफ आ गया उसमें, और वो कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगा जो पदार्थ अवस्था नहीं करती, जबकि संगठन एक जैसा ही है। तो इसको भी हम क्लियरली फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि लाइफ इसमें कहाँ से डिफाइन तो कर रहे हैं और उसका आधार भी दिया जा रहा है। अब आप बताइए ना, जो सारी बात फिर तो परिचय शिविर से शुरू होगी कि एक पौधा है और एक जानवर है, उसमें कोई फर्क है कि नहीं है? वहां से लाइफ शुरू कर रहे हैं, समानता भी है, पर फर्क क्या है? जब किसी चीज का अध्ययन होता है केवल सिमिलरिटी पे नहीं होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंसेस। तो प्राण अवस्था में और जीव अवस्था में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, बताइए सर। लेकिन बेसिक लेवल पे जैसे पहले बेसिक लेवल की बात करें, हाँ, क्या basic- डिफरेंसेस हैं पहले उसको तय किया जाना, फिर उसका आधार ढूंढेंगे। ठीक है, हाँ, तंत्रिका तंत्र तो ठीक है, एक कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है और इनमें है ना? दूसरा, ये लोग एक जगह रुके नहीं, मतलब मूव कर सकते हैं, और ठीक प्लांट्स ऐसा नहीं कर Plants सकते। ऐसा नहीं कर ये सकते। ये बेसिक डिफरेंस है, मगर आप नहीं बाकी नहीं, ये ठीक नहीं है। और आगे का देखें कि जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है कि उसमें केवल प्रश्न श्वसन और ग्रोथ ही होता है, इधर एक मानने की क्रिया भी शुरू हो जाती है। यू कैन ट्रेन, यू कैन नॉट ट्रेन द प्लांट्स। जो बेसिक डिफरेंस हाँ, बताया सर, वो डिफरेंस वो तंत्रिका जो सर बोले, ब्रेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से ही है, तो उसमें वो नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए तो आप ठीक उसको बात ट्रेन है। नहीं कर सकते। तो देखो, यही मान्यता को जांचना है। तो विज्ञान यही कह रहा है कि वो ब्रेन की वजह से मानव भी क्या है, मानव में जो आशा विचार इच्छा न्याय की अपेक्षा सुख की इच्छा किस वजह से है, ब्रेन की वजह से। तो ये तो विज्ञान का प्रस्ताव है ही। अगर हम इसको मानते हैं और इसको मान के जीकर तृप्त हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया भैया, है ना अनिल भाई, हमको क्या तकलीफ है? यहाँ पे प्रस्ताव दिया जा रहा है केवल ब्रेन से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है ना भाई, वो पूरा नहीं पढ़ रहा है तब तो ये बात आ रही है। अगर वो पूरा पढ़ जाता है तो आपको शुभकामनाएं। तो ये बोला ही जा रहा है शुरू से कि भाई इसको जांचना है कि अब वो उसमें जो डिफरेंसेस जो बताए जा रहे हैं उसके लिए कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है, उसकी बात हो रही है। इसीलिए जो साइंस ने सजीव और निर्जीव, है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट किया है, उस तक ये बात सीमित नहीं है, वो तो क्लियर ही है। अगर आप उसको सही मानते हैं तो वो पुरानी मान्यताओं वाली बात हो रही है, यहाँ अलग बात कही जा रही है। तो ये तो जांच नहीं है, इसी के लिए शोध है, तो उसको देखा जाए, अनुभव तक जाइए, देखिए भाई, अगर आपको जांचना है तो। मूल बात यह है, मूल चाहना को देखना है, मैं सुखी होना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। क्या जानवरों की तरह जीकर तृप्त हो पाते हो अनिल भाई? नहीं। क्यों नहीं हो पाते हो? अगर वही ब्रेन है तो, वही कोशिकाएं, इसको भी सोचा जाए, क्यों नहीं हो पाता? आप जो बात करें, मैं अध्ययन से विरोध में नहीं हूँ। नहीं, मैं भी कहाँ विरोध में? नहीं, वो तो सही ही है। हम तो संवाद ही कर रहे हैं ना। हाँ। भाई जो आप पूछ रहे हैं मैं भी उसी क्या सवाल के रूप में जवाब दे रहा हूँ। हाँ। क्योंकि सवाल से ही तो कुछ निकलेगा। ये तो प्रस्ताव है, ये जांचेंगे कैसे? भाई आप कह रहे दोनों ही ब्रेन है, दोनों ही सेल हैं, तो आप में कहाँ से सुख होने की इच्छा आ गई भाई? उसको भी जांचा जाए। उससे क्योंकि इसका जवाब नहीं मिलता है तो एक जागृत व्यक्ति ने जवाब दे दिया, छोड़ो यार, ब्रेन ब्रेन का मामला नहीं है ये, जीवन नाम की वास्तविकता है, उसको गठनपूर्ण परमाणु कह रहे हैं, और उसको देखा जाए। अब वो क्योंकि वो भारहीन है ना, भौतिक रासायनिक इकाई नहीं है, तो भौतिक रासायनिक यंत्रों से पकड़ में नहीं आने वाला है। अगर उसका प्रूफ ऐसा ढूंढने जा रहे हैं, अगर हम केवल, इसीलिए मैंने आपका जो पहले से चल रहा है ना, ज्ञान गोचर और दृष्टि गोचर, वो क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी बात। तो जो दृष्टि गोचर चीजें हैं वही हम वैज्ञानिक यंत्रों से दृष्टि की ही सीमा को बढ़ा रहे हैं। हबल टेलीस्कोप क्या कर रहा है? आँख यहाँ तक देख पाती है, वो कहाँ तक देख पा रहा है?
तो केवल इंद्रियों की क्षमता ही तो बढ़ा दी हमने, पर उससे भी जीवन नहीं दिखेगा भैया, क्योंकि वो ज्ञान गोचर वास्तविकता है। भौतिक रासायनिक यंत्रों की सीमा केवल भौतिक रासायनिक देखने की है। उससे विश्वास दिख जाएगा, पर विश्वास की चाहत है कि नहीं है, देख लीजिए। सुख दिख जाएगा, बस। तो यहां से देखना होगा हमको। तो केवल कोशिका को देख के सारा एक्सप्लेन करेंगे ऐसा नहीं है, बात है ना, समग्रता में ये बात हो रही है। तो केवल सक्रियता दूसरे परिवेश या तीसरे परिवेश का मामला नहीं है ना, पूरा मामला है। तो समग्रता में ही देखने की बात है, ठीक है। उसको ध्यान में रख के फिर इसको जांचा जाए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ज्ञान गोचर वास्तविकता, दृष्टिगोचर वास्तविकता, और दृष्टिगोचर को देखने का उसका प्रूफ पाने का एक तरीका है, और ज्ञान गोचर का प्रूफ पाने का अलग तरीका होगा, क्योंकि वास्तविकता ही अलग है। कार है ना, जमीन पे चलने वाली चीज है। अब वही टेक्नोलॉजी, चाहे वो है ना 1 लाख की कार हो और चाहे 1 करोड़ की हो, तैर जाएगी क्या? जब तक उसमें बेसिक, या उड़ जाएगी। तो तैरने की टेक्नोलॉजी अगर तैरनी होगी तो कागज की नाव भी तैर जाएगी, समझ रहे? तो ये बिल्कुल धरातल चेंज की बात हो रही है। दृष्टिगोचर और ज्ञान गोचर की जब बात कर रहे हैं, आप दृष्टिगोचर के मापदंड को ज्ञान गोचर में लगाने जाएंगे तो नहीं निकलेगा, ये बात हो रही है। तो केवल कोशिका है ना, केवल शरीर तक को एक्सप्लेन करती है। जी, तो उसमें फीलिंग्स नहीं आ पाई। तो साइंस का जितना भी एक्सट्रीम डेवलपमेंट था, उससे आर्टिफिशियल ह्यूमन तो उन्होंने बना ही दिया है। तो वहां पर जाकर के साइंस भी रुक ही गया है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस रियलिटी। मतलब वो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए। तो इसको जांचते रहे प्रीतम भाई, अनिल भाई, है ना। ऐसा नहीं लगता कि आज ही ये सॉल्व हो जाएगा। एक विचार आया, जैसे गुलाब की कलम करते हैं तो इसमें से 3 कलम की और तीनों वो बढ़ गई, ग्रो हो गई। अगर गठनपूर्ण परमाणु होता तो 3 में से किस में जाता? अगर मनुष्य या कोई पशु है, उसको अगर काटते हैं वो मर जाता है, गठनपूर्ण परमाणु कहीं नहीं जाता, जारे जीवन है उसमें। लेकिन गुलाब की कलम है, वो तीनों उग जाती हैं। तो गठनपूर्ण परमाणु अगर पहले से 1 में था तो 3 में बटा तो नहीं, कहीं एक ही जाएगा, लेकिन तीनों उग रही हैं। नहीं, लेकिन कलम में कमल की क्या, किसकी तो गुलाब की कमल में गठनपूर्ण परमाणु है क्या? पहले ऐसा मानते? अगर होता तो कहीं एक जाता, 2 मर जाती, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही उग रही है ना, जीवन नहीं है। देखो कई तरीके, इसीलिए अभी हम शोध कर रहे हैं, है ना। तो इसको जांचा जाए, यही शोध का मुद्दा है। विज्ञान का प्रस्ताव भी हमारे सामने है और ये मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव भी हमारे सामने है। एक्चुअली क्या होता है कि यही चीज़ होती है कि हम 2 चीज़ों में फंस जाते हैं, 2 विचारधाराओं में। ठीक है, ये एक, जैसे आप कह रहे हैं, ये एक दर्शन है और हमारे पास मतलब हमने जो अभी तक पढ़ा है वो भी एक विचारधारा है। तो दोनों में से यदि क्लैरिटी आती, कहीं पे जाके कहीं तक तो हम इसको मानते हैं और फिर कहीं से हम इसको भी मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला सुख दुख की बात और सुख की चाहना, तो ये सब जब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते साइंस से तो हम इसको मानने लगते हैं। नहीं, मानना नहीं। देखो, इसलिए जो तरीका बताया निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण का, मानने से जानने की बात कर रहे हैं, है ना। तो कल से या परसों से या जब से भी ये शिविर की बात हो रही है, इसको जांचने की बात कर रहे हैं, है ना, मानने की बात नहीं कर रहे हैं। मानने से जानने की तरफ बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सुख दुख को से ही शुरुआत कर रहे हैं कि हम सुखी होते हैं या नहीं होते हैं, दुखी होते हैं या नहीं होते हैं, क्रोध आता है कि नहीं आता है। अब इसको आप मानते हो या ये वास्तविकता है? पहले इसको जांच लिया जाए। बताइए, बच्चे पर क्रोध करके दुखी होते हो या सुखी होते हो? ये कौन से यंत्र से पता चलेगा? बताइए अनिल भाई। दुखी होते हैं। अब ये मानते हो या इसको आप जानते हो? जानते हैं। बस। तो अब इसी को मानने को भी ये कैसे दूर होगा? तो इसका पूरा साइंस है। फिर जैसे ब्रेन का, शरीर में कुछ होता है, उसका साइंस है ना, उसका नियम है, वो कोशिकाओं से पूरा जुड़ाव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वास्तविकता, जो क्रोध से दुखी होता है, वो कौन होता है?
अच्छा, उसी स्थिति में अब ब्रेन की कोशिकाएं तो एक जैसी हैं, शरीर की कोशिकाएं एक जैसी हैं, उसी परिस्थिति में आप दुखी हो जाते हो, ये नहीं होते हैं। अब ये सवाल है, क्या फिर क्या फर्क हुआ? तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रस्ताव है कि भाई देखिए, एक गठनपूर्ण नाम का परमाणु है ना, अमर है, और ये सब जानने का और सुख दुख की जो आशा है, जीने की आशा है, उसके साथ जुड़ी हुई है। तब इसको जांचा जाए ये है कि नहीं, और फिर देखा जाए कि परमाणु है, पर कम से कम क्रोध से दुखी हो रहे हैं, ये तो वास्तविकता है, ये तो माना हुआ नहीं है, और ये उस तक जुड़ा हुआ है। अब इसको जानना है, जोड़ना है, जुड़ता है तो बहुत बढ़िया। तो यहां वास्तविकता को पकड़ के चलना है, ठीक है ना? इसीलिए ज्ञान गोचर वास्तविकता की हमने पहले दिन से ही बात की, क्योंकि हमको पता है कहां फंसावट है। अगर हम ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को ही नहीं मानते हैं, फिर तो आगे की कोई बात नहीं हो सकती ना भाई, जो कि विज्ञान की मूल धारणा है। वो भी कहता है जो आप कह रहे हो तो वो आपकी नहीं है, वो विज्ञान से ही आए कि भाई जो पदार्थ है, जो सेंसेस में समझ में आता है, वही वास्तविकता है। या तो ये तो डिफरेंस यहाँ पहले से ही आ गया कि नहीं भाई, जो यंत्रों की और सेंसेस की पकड़ में आता है उससे भी अलग वास्तविकता है, और वो भी पकड़ में आती है, उसको भी जान सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है ना अनिल भाई? फिर वो क्यों और कैसे, अब ये हमको देखने में आता है, और इसका फिर एक्सप्लेनेशन है, और इसी के लिए आपके लिए अब ये प्रस्ताव है भाई, इसको जांचा जाए। क्या परेशानी की बात? मामला तो आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यहाँ मूल प्रश्न यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना? अगर आपको लगता है कि कोशिका में कुछ करके सुखी हो सकते हैं, भाई कोशिका है, आपको गुस्सा आता है, आपको टैबलेट खिला देते हैं और सडनली आपका गुस्सा दूर हो जाए, आप प्यार करने लग जाओ बच्चे से, पत्नी से, तो क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया है, ये सब जरूरत नहीं है फिर। और कोशिश कर भी रहे हैं, है ना, कुछ डिप्रेशन की और उसकी, है ना, तो उसका प्रयास जारी है, पर ऐसा नहीं हुआ है कि आप जिससे घृणा करते हैं गोली खा लें और उससे घृणा हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है? कोशिका है तो कोशिका और प्राणों से हो जाता है। प्रीतम भाई, किया जाए, शोध करना, आप भी ऐसी गोली मिले तो बताना, फिर हम ये शिविर क्यों लेंगे 7 दिन और अध्ययन करेंगे यार, ये प्यार की गोली, ये स्नेह की गोली, ये विश्वास की गोली, ये सम्मान की गोली, प्राण कोशिका है, हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो बहुत सारा सोचने के लिए हमारे पास है, तो शोध किया जाए। अभी किसी को भी नकारा नहीं जाए, आप अपनी मान्यता के साथ में भी रहें, ठीक है ना? इसको जांचा जाए, ठीक है? मूल मुद्दा तो सुखी होने का है। अगर आप उससे, उस धारणा से, उस दर्शन से, वैज्ञानिक से अगर हो जाते हैं, उसी से, है ना, सुविधाओं से, ये सब, क्योंकि कोशिका है, कोशिकाओं को खिलाए जाओ भाई, क्या दिक्कत है? नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद में वही कोशिकाएं मना कर देते हैं, छोड़ो यार, अब क्यों खिला रहे हो? जी जी, उसमें साइंस डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसका खुद का विल नहीं है, तो हम भी इसको नहीं, तो वो विल है कुछ, साइंस इसको एक्सेप्ट करे हुए ही है। मतलब अभी, हाँ, साइंस अभी क्वेश्चन मार्क रखे हुए दे दी, वहाँ ये विल question- कहाँ है, विल का सोर्स कहाँ से है, हाँ, वो आशा, नहीं- विचार, इच्छा कहाँ से, तो वो नहीं पकड़ में आ रहा है। पकड़ में है, तो उसका एक्सप्लेनेशन है। अभी ये शोध की बात है, वैज्ञानिक विधि से, शिक्षक विधि से ये स्थापित करना। देखिए अभी तो या तो अनुभव में, नागराज जी ने तो ये बोला कि भाई अनुभव में क्लियर हो गया कि गठनपूर्ण परमाणु है, वहाँ तो बोला है कि मैंने परमाणु, जीवन परमाणु देखा है ना? हम किस आधार पे मान रहे हैं भाई? हम तो इतनी सारी चीज़ें, है ना, यूज़ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी भी, ये सब भी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो तो हम में से किसी ने देखा नहीं है। जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है वो भी खूब बढ़िया से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा है किसी ने? किसी वैज्ञानिक ने तो देखा ही होगा, लेकिन पर उसका उस है प्रभाव को देख बस। तो कई बार वास्तविकता का अध्ययन प्रभाव से ही होता है। अगर मैं सुखी हो जाता हूँ अमर मान के, है ना, मुझे वो प्रभाव मिल जाता है, तो वो उस थ्योरी में फिर विश्वास बनता है और वो अनुभव में वो क्लियर हो जाता है। ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रभाव को ही देखा है विज्ञान ने भी। तो ये प्रभाव की बात हो रही है कि समझने से क्रोध खत्म हो जाता है। क्यों हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया? अभी तक आप शुरू से पहले कुछ और थे, मान्यताएं बदली और आपका क्रोध खत्म हो गया, तो कैसे हो गया? पता चला कि कोई चैतन्य इकाई है जो जानती है, मानती है ना?
केवल पहचानना निर्वाह नहीं करती है, पहचानने के आधार, मानने के और जानने के आधार पे निर्वाह करती है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो वो इकाई के अध्ययन से वो पता चलता है, तब पता चलता है वो इकाई है। तो ये सारी बातें को जब अध्ययन करेंगे और ऐसे जिएंगे तो उस इकाई में के होने का प्रमाण मिलता है और अनुभव में उसकी क्लैरिटी हो जाती है। तो वहाँ तक तो पहुँचना ही है, उससे पहले तक तो देखो भ्रम जैसा भी लग सकता है, कल्पना भी लग सकती है जो आप कह रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। हाँ हाँ, तो देखिए ठीक बात है। तो तीन तरह की शोध हो रही है। एक जो हमको आंखों से नहीं दिखता है लेकिन फिर भी इकाई कैसे देखते हैं, विज्ञानों ने शोध निकाला। एक कैमरा होता है जो लाइट से, है ना, आंखों से देखना मतलब प्रकाश के द्वारा देखना, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन। तो दूसरे तरह का शोध कर दिया। अब हम तीसरी की बात कर रहे हैं कि भाव की बात कर रहे हैं। अब देखिए हम सब बैठे हुए और हमारे सामने भाव है लेकिन हम उसको नकारें कि स्वीकारें, क्या करें बताइए। ये भाव वास्तविकता है कि नहीं है, मुद्दा यही है। तो हम तो सारी बात कर रहे हैं वास्तविकता है ये मानकर, अनिल भाई कह रहे हैं ये वास्तविकता ही नहीं है। अनिल भाई का प्रेमाइसिस वहां से। सर वास्तविकता ही नहीं कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मगर कहने का मतलब है सक्रियता के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के बजाय कोई और तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन हमें आप बताइएगा कोई और तरीका, हम उसको जांचेंगे, क्या दिक्कत है भाई। हम तो ये तो नागराज जी ने देखा है और हमारी उनमें निष्ठा बन गई है क्योंकि हमने उनको जीते देखा। और जैसे हमने कहा प्रभाव और परिणाम से, अगर आपको सक्रियता से कुछ और दिखता है तो बताइएगा। नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साइंस से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और फिर जब वो कोरिलेशन ठीक नहीं बैठ रहा तो हमें शायद शब्दों को थोड़ा और बदलना चाहिए। नहीं देखो, एक तो आप कह रहे हैं कि कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ। ये भी एक बात हो सकती है। एक हो रहा है कि भाई ऐसा दिखा है और वो इंसिडेंटली साइंस से कोरिलेट होता है, ये दोनों में फर्क है। क्योंकि एक्चुअली जब गठनपूर्ण परमाणु की बात करते हैं ना, तब भी मेरे को यही लगता है कि एक्चुअली वो कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है। एटम का स्ट्रक्चर हमें पता है तो ये बताइए ये भी एटम ही है और गठनपूर्ण। ठीक बात है। तो दोनों में संभावनाओं को लेकर चलो आप। अभी आपके लिए सम्मानजनक बात यह है कि एक तो ये हो सकता है कि भी कोरिलेट करने का प्रयास किया गया क्योंकि परमाणु की अवधारणा आ गई है, ऐसे ही बोलो ना आप। तो चलो जीवन को भी या चैतन्यता को भी उसके साथ कोरिलेट कर दो। दूसरा ये है कि नहीं वास्तव में ऐसा होता है ना, और कोरिलेट तो होगा ही फिर अगर होता है तो। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि भाई हमने एरोप्लेन को देखा, ठीक है, एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है? कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? है कि वो कैसे उड़ रहा है तो वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ही करोगे, है ना। जो बर्नौली प्रेशर डिफरेंस, स्पीड, एयर, उसका विंग का साइज। फिर कोई ये भी कह सकता है नहीं यार ये तो इन्होंने क्या बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहे हो, ये तो इन्होंने पतंग को उड़ते देखा है, ऐसे ही तो उड़ रहा है, पक्षी को उड़ते देखा है, ये तो कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कोरिलेट हो रहा है क्योंकि नियम एक ही है, तो कोरिलेट होगा कि नहीं होगा, बस। तो अब आप रॉकेट को बोलो नहीं, और बच्चे को पढ़ाते हो भी आप गुब्बारे में हवा भरो, हवा निकलता है, रॉकेट ऐसे ही जाता है। अब वो कोरिलेट हो रहा है या नियम ही ऐसा है, तो कोरिलेट तो होगा ही, रॉकेट से लेके गुब्बारे तक, जबकि गुब्बारा कहाँ और रॉकेट कहाँ। ऐसे ही आप कह रहे हो कोशिका कहाँ और गठनपूर्ण परमाणु का। अब क्या फर्क है, नियम तो एक ही काम कर रहा है। आप जो दिवाली में बच्चे रॉकेट छोड़ते हैं और जो आप नासा भेजता है, दोनों की मेथोडोलॉजी में कोई फर्क है क्या? अब आप क्या करोगे भाई, नियम ही ऐसा है, समझ रहे हो ना आप। तो गठनपूर्ण इकाई और एक परमाणु, क्योंकि अस्तित्व में भी डेमोक्रेटस ने भी यही बोला है 2500 BC में। क्या बोला है पता है आपको? इन रियलिटी देयर इज नथिंग बट स्पेस एंड एटम। अब क्या कर लोगे आप? अब उससे भी कोरिलेट हो रहा है। सत्यता तो कोरिलेट होगी ही, कोई भी बोले उसको। अगर वास्तविकता है, सत्यता सबके लिए बदल थोड़ी जाएगी। अनुभव, मेरा अनुभव अलग हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? एक ही होगा। वही आधार है शिक्षा का। अब बर्नौली थ्योरम, रॉकेट की जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यहाँ पढ़ाओ चाहे अमेरिका में पढ़ाओ, चाहे वो पहले ब्रह्मभट्ट ने सोचा हो या जिसने भी, तो कोरिलेट होगा कि नहीं होगा?
तो वास्तविकताएं कोरिलेट होती हैं अनिल भाई, करनी नहीं पड़ती हैं। तो अस्तित्व में सत्यता, वास्तविकता, यथार्थता है, हमको केवल उसको पहचानना समझना होता है। जबरदस्ती आप कोरिलेट करके कितने दिन जी लोगे अगर है नहीं, है ना, तो ज्यादा ज्यादा फुस हो जाएगा। अगर वो रॉकेट वाला नियम नहीं चलता तो वो चांद तक भी नहीं जाता, मंगल तक भी नहीं जाता, पर क्योंकि नियम काम करता है तो वहां तक भी जाता है। तो पहचानना, निर्वाह करना कोशिका में है, उसमें है, तो वही आगे बढ़ते हुए जीवन में भी वही होता है, पर उसकी बढ़ जाती है। तो पहचानना, निर्वाह करने की क्षमता ही बढ़ना, मानना और जानना है। तो नियम तो वहीं से चालू है। अंश भी पहचानता है तब तो परमाणु बना पाता है। तो ये अस्तित्व में ही है। फिर इसका सारा आधार क्या बोल रहे हैं? अभी हमको व्यापक लगता है तो खाली है, क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, पर अनुभव में आता है कि नहीं, यही ज्ञान है। सारे नियम, नियंत्रण, है ना, संतुलन का, संरक्षण का आधार यही है, सब इसी में संरक्षित है। तो ये प्रस्ताव है, विज्ञान तो ये तक खोज नहीं कर पाया अभी। हो सकता है करते करते कुछ पहुंचे। क्या बोलोगे बताओ? तो एक गुब्बारे से लेके, दिवाली में पटाखा फोड़ने से लेके, नासा का रॉकेट, टेक्नोलॉजी एक ही है। वो कोरिलेट करनी नहीं पड़ती है, कोरिलेट होती है। अगर अस्तित्व में सब कुछ एटम से ही बना हुआ है, एटम के अलावा कोई और वास्तविकता दिखती है, तो चैतन्यता का आधार क्या होगा फिर? बताइए, कॉन्शियसनेस का आधार क्या होगा? इसको मारने से कुछ नहीं होता है, आपको चांटा लगने से बहुत कुछ हो जाता है। ये रिएक्ट नहीं करता है, आप रिएक्ट कर देते हो, उसका आधार क्या है? उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको करने से और आपके गाल पे ऐसे होने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जबकि वही एटम है, वही 108 एटम से ये भी बना हुआ है, और वही 108 एटम से, पर उसमें एक और एटम एक्स्ट्रा है। दिक्कत ये है, वो सारा डिफरेंस कर देता है वो जो एक्स्ट्रा एटम है ना। तो इसको सोचा जाए, ठीक है? तो इस पे चर्चा हो सकती है, आज ही अनुभव हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। वो तो सारी प्रक्रिया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आगे बढ़ लिया जाए, अगर किसी को और कुछ कहना, पूछना। नहीं दीदी, क्या दृष्टिगोचर यानी इंद्रिय गोचर बोल रहे हैं? जो वास्तविकताएं अस्तित्व में दो तरह की है। एक तो देखिए, समझने वाला कौन है, पहली बात तो ये देख लें कि मानव ही है। तो कुछ वास्तविकताओं को मानव इंद्रियों से पहचानता है, उनको हम इंद्रिय गोचर, कई बार उसका शब्द दृष्टिगोचर भी हो जाता है। पर दृष्टि जब बोल रहे हैं वो इंद्रियों की बात कर रहे हैं, केवल आंख की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे जितने भी पदार्थ अवस्था है ना, ये हवा है, मिट्टी है, पत्थर है, कुर्सी है ना, ये सब इंद्रिय गोचर है। आवाज है ना, लेकिन शब्द का अर्थ ज्ञान गोचर है। भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये क्या है? ये कोई इंद्री से पकड़ में नहीं आते, पर वास्तविकता है। अब ये हमको पता तो चलता ही है, तभी तो हम इतने दुखी सुखी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मान लें भी भाव ही नहीं होता है तो क्या दिक्कत है भाई? घर में झगड़ा होगा क्या फिर? वास्तविकता नहीं है तो। इसलिए मानव व्यवहार दर्शन कह रहे हैं कि उसका प्रमाण व्यवहार में है, जीने में है। जीना नाम की कोई वास्तविकता है, ठीक है दीदी? इसलिए पहले दिन हमने इसको रखा था, क्योंकि सारा उसमें जुड़ा हुआ है, आधार है वो। अगर वो आधार ही नहीं है तो फिर तो आगे की बात कैसे हो पाएगी? ठीक है पीनल बहन, मेघा बहन, चले आगे कि नहीं? अभी और किसी को कुछ पूछना? हाँ हाँ, जय भाई। तो भैया मेरा भी पहले ऐसा क्वेश्चन था कि ये जीवन परमाणु जो हम समझा रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर में, तो ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ऐसा एग्जिस्टेंस में है ही, ऐसा देखा गया है? हाँ। तो साधन भैया ने बताया था बहुत बढ़िया से कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप बताओ जो दो इकाई साथ में रह के निरंतर हो जाए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर और कोई हो तो आप बताइए। तो जांचने पर वो आता ही है कि इसके सिवा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हो सकता। परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसके सिवा दो इकाई साथ में रहकर, दो अंश साथ में मिलकर, और वो निरंतर ऐसा ही बना रहा है, तो उसके सिवा कोई भी फॉर्म में वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। इसलिए छोटी से छोटी इकाई से लेके पूरे ब्रह्मांड तक यही स्ट्रक्चर है, वो उस टाइम उन्होंने बताया। ठीक बात है। तो एक ये है कि
जो अनिल भाई का मूल प्रश्न है कि एक तो होता है कि हम कल्पना लगाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, बना ही सकते हैं, है ना। तो ये परी वाला मुद्दा है जो हमने कल बात की थी, काल्पनिक है या वास्तविकता है, ये इतना ही तो बात हो रही है। उनका कहना है कि ये थोड़ा काल्पनिक लगता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसकी जांच कैसे होगी? वो तो फल परिणाम से ही होगी ना भाई, है ना अनिल भाई, ठीक है ना। तो इतना ही मुद्दा है। तो ये आप जो कह रहे हैं वो एक तर्क वाली बात है, ठीक बात है, वो भी एक तरीका है इसको समझने का। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से समझेगा। अगर आपको उससे तृप्ति होती है बहुत बढ़िया, उनको नहीं होती है तो उनको कुछ और आगे शोध करना ही पड़ेगा। हमको भी नहीं होगी तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। पर कुल मिला के अपनी तृप्ति का तो मुद्दा है। ये प्रश्न तो रहता ही है, मैं क्यों जी रहा हूँ। ये जन्म से ही हर बालक के मन में आता ही है, जैसे ही बड़ा होता है जिज्ञासु होता है। कहाँ से आ रही है बात? पेड़ तो नहीं पूछता है, कुत्ता भी नहीं पूछता है, बिल्ली भी नहीं पूछती है ना। मानव क्यों पूछने लगता है? मानव क्यों अपना महत्व को समझना चाहता है? क्यों अपनी वैल्यू के पीछे पड़ा रहता है? क्यों अपना सम्मान चाहता है? ये तो अब आप एटम को छोड़ दें, ये वास्तविकताएं तो कहीं नहीं जा रही है ना, ये तो हमारे बीच में है, इनको तो हम पहचानते हैं। अब ये कैसे हो जाए, है ना, कि मैं सम्मान के साथ जी पाऊँ, मैं सुखपूर्वक जी पाऊँ, उसके लिए बहुत सारी, है ना, भौतिकवाद, आदर्शवाद, ये सब है, बहुत सारी थियोरीज। वो थियोरीज मान के ऐसा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो लगता है कुछ कमी है समझ में। इसको मान के अगर होने की संभावना है उसको जांचा जाए। अभी हम जो बता रहे हैं हमको संभावना दिख रही है, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है मैं अमर हूँ और गठनपूर्ण परमाणु अमर हो सकता है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं हो सकता है क्योंकि वो लगा ही हुआ है। तो ऐसी भी कोई वास्तविकता है ना। मैं तो हूँ, इसको नकार सकते हैं प्रीतम भाई, मेरे होने को नकार सकते हैं। आप इमेजिन करके देखो मैं नहीं हूँ, ऐसी चित्रण बनता है अनिल भाई? बन जाएगा। हाँ 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 होगा। हाँ अच्छा ये बताइए, ये बहुत बढ़िया इन्होंने उठाया मुद्दा, थोड़ा समय ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? बाकी लोग बोर तो नहीं हो रहे? ये कहाँ परमाणु में अटक गए? जयेश भाई ठीक लग रहा है? टांग भाई, दिगंत भाई, आप सब साइंस विज्ञान, है ना, घनश्याम भाई चल रहा है ठीक? चला जाए आगे। एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई, ये जितनी भी नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, होती है ना कुछ, कौन कौन सी हैं इनर्ट गैसेज? हाँ बहुत सारी। इनका कैसे पता लगाया गया? पता है अनिल भाई, कुछ पता है? वो रिएक्ट तो करती नहीं है ना, तो कैसे पता लगाएंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब मैंने पढ़ी है तो आपको बता देता हूँ सही, क्योंकि साइंस में आती है विज्ञान की किताब में। हवा को वो मेजर कर रहे थे, सबको पता था हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सबको निकालते गए क्योंकि केमिकल रिएक्शन से निकल जाता है, लेकिन फिर भी वेट बचा हुआ है। सारी भौतिक रासायनिक क्रियाएं जितना जानते थे उतनी कर ली, अब क्या किया जाए? फिर भी कुछ बचा हुआ है। तो पता चला कि भाई डेफिनेटली कुछ ऐसी गैसेज होंगी, अगर कार्बन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल गया, सब कुछ निकल गया है जितना हम जानते हैं, फिर भी कुछ बचा हुआ है। तो एक जानने का तरीका ये भी होता है, जो हम कह रहे हैं ना कि चैतन्यता है, सब कुछ तो पता कर लिया, पर चैतन्य का आधार क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? फिर तो कुछ होगा, वो बात बता रहे। मैंड्रिफ ने भी ऐसा सोचा कि कॉन्शियसनेस के लिए कुछ तो होगा। अब उसको कुछ तो होगा पहले पता मानेंगे, फिर उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब वो प्रूव हो पाएगा। तो बहुत सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस जो हैं उनका ऐसे ही पता चला। फिर ठीक बात है, फिर उनका तरीका निकाला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा, कुछ तो कहीं किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कुछ तो रिएक्शन कर देती है। पर जीवन नाम का जो गठनपूर्ण परमाणु है, भौतिक रासायनिक क्रिया कभी करेगा ही नहीं। विजय भाई। सुरेंद्र भैया, आप जैसे आपने बताया कि जैसे आँख की लिमिट थी तो उन्होंने थर्मल या और डिटेक्टर बना लिए देखने के लिए, तो अभी ये भी प्रयास हो रहे हैं कि कोई इंसान अगर कुछ सोचता है तो उनको थॉट्स को वेव्स में कन्वर्ट करके कुछ वो कर रहे हैं। तो शायद ऐसी भी कुछ
लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो पाए फ्यूचर में के जीवन ठीक बात। को भी कुछ तो डिटेक्ट। देखो दोनों तरह की लेबोरेटरीज हैं, वो विज्ञान का तरीका बना ही रहेगा, पर ये भी एक तरीका है, हाँ ये भी लेबोरेटरी है। आप स्वयं लेबोरेटरी हैं, समाज लेबोरेटरी है, परिवार लेबोरेटरी है, ये भी तो लेबोरेटरी है। जीवन को समझने की या चेतन को समझने की, छोड़िए अभी आप परमाणु मत बोलिए, क्या दिक्कत है? चैतन्य इकाई है कोई वास्तविकता, उसका कुछ नाम देंगे आप, है ना? तो उसका क्या स्वरूप है, होने का क्या स्वरूप है, उसको जांचिए, पता चला तो ऐसा ही है तो ठीक है, उसको तो जांच ही सकते हैं भाई, मुझ में चैतन्यता किस आधार पर है? इसमें चैतन्यता नहीं है, पेड़ में भी नहीं है, ऐसी तो कुछ चीज है जो पेड़ में नहीं और मुझ में है, वो क्या चीज है, उसका आधार क्या है? ऐसे ही सवाल को पकड़ लिया जाए और इसको देखा जाए कि इसमें इसका जवाब है, प्रयोग किए जाए। फिर इसी के लिए अभ्यास है, प्रयोग, क्रम अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, है ना? सर एक और क्वेश्चन था कल जो आया था कि एक तो हम कह रहे हैं कि जो जीवन है वो गठनपूर्ण परमाणु है जी, और फिर हम कह रहे हैं कि उसमें प्रवेशीय सक्रियता और बढ़ जाती है। तो जो चीज गठनपूर्ण है उसको सक्रिय होने की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही गठनपूर्ण है। ये बढ़िया चीज है। तो उसमें कोई भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में नहीं कह रहे हैं, है ना? गठनपूर्ण होना एक बात है, उसका स्ट्रक्चर है। अब जो भी बातें हो रही हैं, जो जितनी भी भाषा है, ये भाव के अर्थ में है, यानी कि एक भ्रमित जीवन है और एक जागृत जीवन है, तो उसमें कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपका प्रश्न वही है ना अनिल भाई? नहीं हो रहा है, ठीक बात है, तो गठनपूर्ण है। जब गठनपूर्ण कह रहे हैं तो कोई अंशों का बना है। हाँ, तो ये जो अंश है 61 अंश बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो भी पूर्ण नहीं है इसलिए सक्रिय है। हाँ, पूर्ण नहीं है इसलिए सक्रिय होगा ना, नहीं तो सक्रियता की जरूरत ही क्या है? ठीक बात, तभी तो कह रहे हैं पूर्ण नहीं है, तभी तो क्रिया पूर्ण होना है ना उसको। गठन पूर्ण है, देखिए पूर्णता की बात कर रहे हैं कि गठन पूर्ण है, मगर अंश तो है ही। जो गठन, जब हम अंश की बात करने लगते हैं ना तो फिर वो कोई फिजिकल एंटिटी लगने लगती है। तो है ना एंटिटी, फिजिकल या वो कहें, लेकिन वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं करता है, एंटिटी है। जैसे व्यापक क्या है, वास्तविकता है कि नहीं है, पहले इसको ही जांच लें। हमारे बीच में व्यापक किसको कह रहे हैं, पहले इसको पहचाने, ये है कि नहीं है, इसका भास होता है कि नहीं होता है। अब क्या कहेंगे इसको कैसे, किस भौतिक रासायनिक से पता लगाएंगे? फिजिकल केमिकल भारहीन है, भौतिक रासायनिक क्रिया विहीन है, तो उसमें भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं होती है, जीवन क्रिया होती है। किस आधार पे होती है? आशा विचार इच्छा के रूप में होती है, उसको आप जांच लो आप में होती है कि नहीं होती है। आप विचार करते हैं कि नहीं करते, इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये क्रिया बताई गई है। कंपैरिजन कैसे हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एटम हो, तो फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया, उसमें कुछ ऑर्बिट्स हैं, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है, मतलब अंश हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो रिएक्ट कर गया बाहर निकाल दिया, जो भी हो, मगर वो गठनपूर्णता तो उसकी है ही, ऑर्बिट्स तो हैं ही। वैसे ही सिमिलरली गठनपूर्ण परमाणु यदि जीवन को देखें तो उसके ऑर्बिट्स तो हैं, मगर उसके अंश पूरे नहीं है, इसके लिए वो सक्रिय है ना। ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो। आप जो पूर्णता, हाँ, अंशों के पूर्ण होने के अर्थ में कह रहे हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो गठन का एक नियम है ना, कि गठन पूर्ण होने का मतलब क्या है कि जितने परिवेश में जितने अंश होने चाहिए उसको गठन पूर्ण कह रहे हैं, कि अब अंशों का बदलना नहीं है, तो उस अर्थ में वो पूरा है। अब वो कोई अंशों का विसर्जन या ग्रहण करना नहीं करेगा, तो सक्रियता की क्या जरूरत है? तब देखो, अब ये तो तर्क हो गया। नहीं मतलब अब उसको ऐसा हाँ होता है। नहीं, अब क्या कह रहे हैं कि वो गठन के लिए सक्रिय नहीं है, अब दूसरी पूर्णता के लिए सक्रिय है। अब आपको एक समय आप जॉब के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि नहीं होते? होते ही नहीं होते। एक उदाहरण ले लें, अब जॉब मिल गई आपको, तो प्रयत्न हो गया खत्म, अब कोई प्रयास, कोई श्रम, कोई गति कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब किसके लिए करेंगे? हैं? फिर हाँ भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे? बस तो आपका गठन बदल रहा है क्या उसमें? मतलब आपका जो होने का स्वरूप है कुछ बदल रहा है क्या?
नहीं बदल रहा है, पर फिर भी आप प्रयत्न कर रहे हो, जॉब भी मिल गया आपको, खाने पीने का भी इंतजाम हो गया। तो केवल देखिए, हम तर्क जो लगा रहे हैं ना उसको देखना चाहिए। जब कह ही रहे हैं कि 3 पूर्णता है, गठन पूर्णता एक तरह की पूर्णता है, पर वो काफी नहीं है जीव चैतन्य इकाई में, तो गठन के लिए तो वो कुछ नहीं करेगा। अब वो क्रिया पूर्णता की बात करेगा, तो उसके लिए सक्रिय है। हाँ, जैसे आप सक्रिय होते हैं उसके बाद मेहनत करते हैं, एक तो जॉब बनी रहे पहली बात तो, है ना, और जॉब बनी रहे फिर आगे भी हो, तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं आप। तो उस जॉब के लिए जो क्रिया है और प्रमोशन के लिए क्रिया, दोनों में फर्क है कि नहीं? तो क्रिया बदल गई, नहीं बदली अनिल भाई? हम कंपैरिजन देख रहे थे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जो जड़ परमाणु है उसमें इस तरह से पूर्णता देखते हैं कि वो अंशों के सेंस में है, और उसकी जो सक्रियता है वो भी अंश की पूर्ति हो जाए उसके सेंस में होती है। हाँ, तो सक्रियता देख रहे हैं कि वो अंशों के आदान प्रदान करता है ताकि रचना विरचना के लिए, संगठन प्रगठन के लिए, पदार्थ अवस्था की अगर एक बोले तो समृद्धि के लिए, कुल मिला के किस लिए सक्रिय है? फिर पूरा क्यों देखना पड़ेगा, क्यों सक्रिय है? फिर पूरा सिद्धांत श्रम गति परिणाम क्यों है, वहां से ही जुड़ेगा। ठीक है ना? तो वो एक तरह का श्रम गति परिणाम है, एक स्टेज आया गठन पूर्णता, पर वो रुक नहीं गया है, उसको क्रियापूर्ण भी होना है, तो उसके लिए सक्रिय है, पर अब उसमें भौतिक रासायनिक कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसको सर वैज्ञानिक तरीके से बल तब मिलेगा मेरे ख्याल से जिस दिन हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ब्रेन ट्रांसप्लांट कर पाए। हाँ, ये बात सही है, तो इसको करके देखा जाए। विज्ञान तो कर रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट करने से, देखिए अभी क्या हो रहा है कि हृदय बदल देने से, ठीक कह रहे हैं प्रीतम भाई, अगर हमको एक बहुत प्रयोगात्मक निष्कर्ष चाहिए तो अभी तो क्या है, किडनी बदलने से आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, दिल बदलने से नहीं बदल जाता है ना। अब अगर ब्रेन ट्रांसप्लांट होने से बदल गया तो कहेंगे नहीं, जीवन नहीं है फिर, है ना। अभी तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण अभी भी हमारे सामने है, अभी हमने उन पर शोध नहीं किया है, मैं उनकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। आप ब्रेन को भी मत बदलिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि आदमी वैसा का वैसा रहता है, उसका भाषा बदल जाता है, वो सडनली फ्रेंच बोलना शुरू कर देता है। फ्रेंच जब तक पूरा जिंदगी भर सीखा नहीं होता है, क्यों हो जाता है भैया? ट्रांसप्लांट